अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में सुनो न्यूज की स्पेशल यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। सबसे पहले हम आपको अमेरिकन सदारती इंतखाबात वाले स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका में जारी सदारती इंतखाबात की। तो जनाब, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस, कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? अमेरिका में सुबह होने के साथ ही कई रियासतों में वोटिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है, जबकि मुताद्दिद रियासतों में अब से थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम की आखिरी तकरीर में अपनी हरीफ कमला हैरिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें बाएं बाजू की बुनियाद परस्त और अहमक करार दे दिया। जी बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को पैगाम दिया वो आज इलेक्शन जीत जाएंगे और कहा ये फतह अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी फतह होगी। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने भी अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया और फिलाडेल्फिया में अपनी सदारती मुहिम के दौरान आखिरी खिताब करते हुए कहा वो अमेरिका की अगली सदर बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उनकी जमात जो है वो पुरुमीद हैं और इस बारे में खुश हैं कि उन्होंने कहा कि वोटर्स के पास मौका है, वो एक दिहाई की सियासत का सफ़ा पलट देंगे जो खौफ और तकसीम पर चल रही है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात का पहला नतीजा आ गया है और अमेरिका में सदारती इंतखाबात के इलेक्शन के दिन की वोटिंग का आगाज रात न्यू हैम्पशायर में हुआ और पहला वोट न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से कस्बे डिक्सविल नोच में डाला गया। डिक्सविल नोच में कल 6 वोट रजिस्टर हैं और कुल जो है वो 6 वोट रजिस्टर हैं और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को 3-3 वोट पड़े हैं। और इस तरह न्यू हैम्पशायर के एक छोटे कस्बे में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवार में मुकाबला जो है बराबर रहा। इसी तरह मुकाबले अमेरिका की रियासतों में मुतवक्के हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। बिल्कुल, और किसी भी उम्मीदवार को सदर मुंतखब होने के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से कम 270 वोट हासिल करना होंगे। और अमरीकी खारजा पॉलिसी, तिजारत, माहौल के तहफ़्फ़ुज़, एहतियामा के मसाइल, मईशत, इमिग्रेशन, टैक्स के मुताल्लिक अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों में क्या फ़र्क है, इस वक्त कौन सा उम्मीदवार तगड़ा है और कौन सा कुछ वीक है, इसी पर बात करने के लिए हमें कर लिया हुआ है सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब ने। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें सीनियर सहाफ़ी कोकफ शोरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। कोकफ, वेलकम टू द शो। इसके साथ साथ नुमाइंदा सुनो न्यूज़ न्यूयॉर्क ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जहांगीर लोधी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले कोकफ, हम आपसे आगाज़ करते हैं। बताइएगा, आपने तो सारी कैंपेन्स भी देखी हुई हैं और मंशूर का भी आपको पता है। बज़ाहिर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किसकी हवा चली हुई है और आपके ख्याल में अभी तक इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो राना साहब को मेरा सलाम। और देखिए, इस वक्त वाकई में मुकाबला बहुत बहुत सख्त है और बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल कैंपेन खत्म होने तक दोनों उम्मीदवार जो है वो उन रियासतों में जिन्हें यहाँ स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है, यानी कि जो फैसला कौन किरदार अदा करेंगी, जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस उम्मीदवार को वोट देंगी, वहां पर वो अपनी कैंपेनिंग करते रहे। मिशिगन में, पेंसिल्वेनिया में, नॉर्थ कैरोलिना में, ये 3 स्टेट्स, इसके अलावा भी 4 स्टेट्स हैं जो कि इस दफा स्विंग स्टेट्स हैं। दोनों अपने अपने तौर पर बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। इस दफा एक दिलचस्प बात यह कि दोनों में से कोई भी कैंडिडेट खुद को एक चेंज कैंडिडेट के तौर पर नहीं पेश कर सकता, क्योंकि कमला हैरिस 4 साल से व्हाइट हाउस में नायब सदर की हैसियत से हैं, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 4 साल तक सदर रह चुके हैं। तो अमूमन जो एक कोई नया कैंडिडेट होता है तो वो कहता है कि वो कोई तब्दीली की लहर ला सकता है। इस दफा दोनों कैंडिडेट्स एक दूसरे को अटैक भी कर सकते हैं और दोनों अपने अपने रिकॉर्ड का दिफा करने पर भी मजबूर हैं। सही, दोनों दिफा करने पर भी मजबूर हैं। राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये अनप्रिडिक्टेबल हैं और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तगड़ा मुकाबला है। दोनों ही लफ्जी गोलाबारी भी एक दूसरे पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनका जो सियासी मंशूर है उसकी बेस पर वोटर्स का रुझान किस तरफ ज्यादा हो सकता है? देखिए, पहले तो ये कोकब साहब हमारे पुराने साथी हैं, इनको हम वेलकम करते हैं अपनी सुनो की ट्रांसमिशन में। दूसरी बात, आपने कहा कि ये अनप्रेडिक्टेबल, सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल नहीं, दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके साथ साथ जैसे अभी आपने एक कस्बे का जो इंतखाबी नतीजा है वो हमारे सामने रखा कि 3-3 वोट्स पड़े हैं दोनों कैंडिडेट्स को। तो इससे भी, जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं, कि ये एक नेक टू नेक वाला कॉन्टेस्ट है और जिसको आप कह लें कि एक कट थ्रोट
कंपटीशन है दोनों कैंडिडेट्स के अंदर। ज़्यादा जो ग्राउंड सिचुएशन वहाँ की है उस हवाले से तो कोको फरशोरी साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बिकॉज ही इज़ प्लेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनको पता है कि इस वक्त वहाँ क्या गहमा गहमी है और जो एग्ज़िट पोल्स क्या कह रहे हैं एक्चुअली, और अखबारात और टीवी चैनल्स वहाँ के क्या हैं, क्या रुझानात दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपिनियन मेकिंग को और ओपिनियन को तब्दील करने में अपना अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि द पीपल ऑफ अमेरिका दे आर द फाइनल अथॉरिटी, दे वुड डिसाइड हु इज़ गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो अभी माजी में होता था, जैसे कहते थे जी कि अगर रिपब्लिकन्स ने 2 टर्म्स कर ली हैं तो तीसरी टर्म फिर डेमोक्रेट की हो जाती है, डेमोक्रेट्स ने 2 टर्म्स की हैं तो फिर तीसरी जो है वो रिपब्लिकन्स की हो जाती है, चलता रहा। लेकिन अभी हमने देखा कि फॉर द लास्ट 8 ईयर्स, यानी ड्यूरिंग द लास्ट 8 ईयर्स ट्रंप के 4 साल थे, ही लॉस्ट नेक्स्ट टर्म। उसके बाद बाइडन आए और बाइडन ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि ही इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट टर्म। तो कैमला हैरिस जो है उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आ गई। अब इनका जो एनालिसिस है वो ये देखना है कि अमेरिका के अंदर और रिपब्लिकन्स में जो ट्रंप हैं वो उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या अप्रोच है, उनका क्या विजन है फॉर द वर्ल्ड एंड आल्सो फॉर द अमेरिका। और कैमला हैरिस, डेफिनेटली कैमला हैरिस जो हैं वो जो बाइडेन का ही उनकी ही लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। और आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली हम एक्सपेक्ट करें कि जी कैमला हैरिस आएंगी तो वो अपने प्रेडिसेसर जो है उनकी पॉलिसीज़ को, जिनके साथ उन्होंने एज वाइस प्रेसिडेंट काम किया, उसको बिल्कुल अपर से पुश डाल देंगी, बैक बर्नर पे डाल देंगी और एक नया जो है नैरेटिव लेके आएंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, देखिए जॉन एफ कैनेडी के बाद ये ट्रंप जो हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वो शख्स हैं जो कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अगेंस्ट चलेंगे। और पहले भी इनका हमारे सामने जो 4 साल दौर है उसमें भी हमने ये देखा। वेयर एज कैमला हैरिस जो हैं, शी वुड बी दी स्पोर्टिव, और उनकी सारी वो होगा जो उनकी टिल्ट होगा वो दैट इज़ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो वो एक बड़ा तजाद हमें दिखाई देता है। सेकेंडली, जब ट्रंप बात करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन में भी अदरवाइज़ भी जो उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ अपनाया है वो ये है कि वो जंग ख़त्म करेंगे, और स्पेशली उनका हवाला जो है वो यूक्रेन की तरफ है कि वहाँ से वो जंग ख़त्म करेंगे और बहुत सारी बातें कर चुके हैं। सिमिलरली ही हैज़ नेवर सेड एनीथिंग अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। दूसरी जानब जो है कैमला हैरिस ये कहती हैं कि अमेरिका कैन नॉट रिट्रीट। तो ये हमें एक बड़ा इंटरनेशनल उसमें नज़र आता है। और अगर आपको याद है कि जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी ये कहा था कि ही इज़ रेडी टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिजॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन चूंकि इंडिया की तरफ से एक हटदर्मी थी तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। और शायद इस दफ़ा भी वो ये इस तरह की एक बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो साउथ एशिया में भी पीस हो। उसके अलावा आ जाती है सिचुएशन गाज़ा की, इसराइल और पैलेस्टाइन वाला जो मामला है। देखिए, जब इसराइल और पैलेस्टाइन की बात होती है तो इसमें द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हूसोएवर जो भी होंगे दे डू नॉट मैटर। इसलिए कि आज हमारे एक बड़े सीनियर हैं, जर्नलिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी हैं, मुशाहिद हुसैन सईद साहब, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हम कश्मीर को कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसको ये कहा जा सकता है कि इजरायली ऑक्यूपाइड कांग्रेस। तो जो फैसला अमेरिकन कांग्रेस करेगी इसराइल के हवाले से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। यानी कि आपके ख्याल में कोई पॉलिसी में कोई खास डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा कोकब साहब, आप ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को लेके बड़ी स्पेकुलेशन भी हो रही है क्योंकि 2020 में जो एपिसोड हमारी नज़रों के सामने हमने देखी कैपिटल हिल में भी, कुछ लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो अमेरिका के लिए बुरा, और अगर हार गए तो उससे भी ज्यादा बुरा। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, जो 2020 के वाकयात हैं, 6 जनवरी का ज़ाहिर है आप तस्करा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा अमेरिका में एक वाकया समझा जाता है और उस पर आपको पता है कि फिर अदालती कार्रवाई भी हुई। और इस बार वोटर्स के जहन में यकीनन जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी तरफ राना साहब ने इशारा किया, उनमें से एक 6 जनवरी भी है। और बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि 6 जनवरी को पर उन्होंने तनकीद की थी जो डोनाल्ड ट्रंप का तर्जमा था, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं उन्हें शायद इससे कोई कबाहत नहीं थी कि जिस तरह से उन्होंने किया। इस दफा 6 जनवरी का बिल्कुल लोगों के जहनों में ताज़ा है वो वाले वाकयात,
اور الیکشن کے نتائج جب آنے شروع ہوں گے، یہاں پر ابھی واشنگٹن میں جو ہے صبح ابھی ووٹنگ شروع ہوئی ہے، جیسے آپ کی ساتھی نے تذکرہ کیا نیو ہیمپشائر میں تو کچھ ووٹ ڈل چکے ہیں، وہ ایک روایتی طور پر وہ لوگ شروع سے کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو روایتی طور پر وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیٹ ہے، تو اگر وہاں کے نتائج جلد آ گئے تو ظاہر ہے وہ عیاں ہو جائے گا۔ اور الیکشن جیتنے یا ہارنے کی دونوں کی صورتوں میں دونوں امیدواروں سے، خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ان کے جو نائب صدارت کے امیدوار ہیں ان سے بھی ڈیبیٹ کے دوران، کیمپین کے دوران یہ سوالات ہوئے ہیں، اور اس پر یقیناً یہاں پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ دا ڈے آفٹر، یعنی کہ آج جب ووٹنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہوگا، اس بارے میں کافی بحث ہو رہی ہے۔ کوکب صاحب، جیسے کہ رانا کیسر صاحب نے کہا کوئی خاص پالیسی ڈیفرنس نہیں ہوگا، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ بھی کوئی جنگ کے حامی نہیں ہیں اور وہ ثالثی کا رول ادا کر سکتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے، کشمیر کا معاملہ ہو، اب غزہ کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم کیملا ہیرس کے جو معاملات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ان کا منشور جو ہے اس کے علاوہ وہ بھارت سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اگر کیملا آتی ہیں تو؟ دیکھیے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا زیادہ جو تعلق ہے وہ دو طرفہ ہے۔ امریکنز یہاں جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو انڈیا کے لینس سے اب ہم نہیں دیکھتے، پاکستان اور بھارت کے جو بھی معاملات ہیں ان کو اپنے، کیونکہ پاکستان کو خالی آپ صرف بھارت کے لینس، کیونکہ پاکستان کے لیے پھر بہت دفعہ ہوتا ہے افغانستان کا لینس استعمال کیا جا سکتا ہے، چائنا کو بالکل پاکستان چائنا کی کیا پالیسی ہے، اور یہ بات بالکل درست کی رانا صاحب نے کہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس میں بہت حد تک صدر کے آنے سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جوہری تبدیلی آ جاتی ہے، ان کو مشاورت کی جاتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آپ کو پتہ ہے اس میں ایک دفاعی پہلو بہت اہم ہے، تو بھارت پاکستان تعلقات کو اب یہاں پر کافی عرصے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سنی ہوگی ڈی ہائفنیٹ، یعنی کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں وہ جو ڈیش لگا ہوتا ہے ڈی ہائفنیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب پاکستان کے تعلقات امریکہ سے کیسے ہوں گے، امریکہ کے تعلقات بھارت سے کیسے ہوں گے، یہ خاصی حد تک دو طرفہ تعلقات پر جو ہمیں یہاں ہماری بات ہوئی ہے ماہرین سے ان کا یہ کہنا ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ غزہ کے معاملے میں تو کوئی خاص پالیسی شفٹ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملے گا، لیکن اگر اس خطے کی پاکستان، بھارت، چائنا، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان، اس خطے کو لے کر اگر دیکھا جائے تو نئے آنے والے صدر کو آپ دیکھتے ہوئے اس کی خارجہ پالیسی میں کوئی شفٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جیسے ابھی کوکب فرشوری صاحب کہہ رہے تھے، یہ بالکل درست بات ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کولڈ وار ایرا میں یا پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد امریکہ پاکستان کو کافی پیمپر بھی کر رہا تھا، اور اپنی انٹرسٹ کے حوالے سے جب ضرورت تھی تو کافی پھر تھوڑی سی آرم ٹوسٹنگ بھی ہوتی تھی۔ تو وہ دیکھیے امریکہ کے اور انڈیا کے جو اسٹریٹجک الائنس ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھیے۔ اس خطے کے اندر یہ ایک بہت بڑا الائنس ہے جو اس خطے کے ایک ملک کا ایک نارتھ امریکہ کے ساتھ ہے، تو نہ صرف یہ نارتھ امریکہ اور انڈیا کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہے بلکہ اس خطے کے کچھ اور ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ جس طرح ابھی کوکب فرشوری صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ جب پاکستان کو دیکھتا ہے تو وہ پھر چائنا کے لینس سے بھی دیکھتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کیا ہیں، اور چائنا کی اس وقت جو مائٹ ہے اکنامک، پولیٹیکل اینڈ ملٹری، تو وہ میٹر کرتی ہے فار امریکہ ان دس ریجن۔ تو پاکستان کا چونکہ چائنا کے ساتھ ایک بہت اہم اور گہرا تعلق ہے تو یہ ایک ایشو ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ریپبلکنز کے یا ڈیموکریٹس کے ٹریڈیشنلی کن کے اچھے تعلقات رہے پاکستان کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہم طے نہیں کر سکتے، فائنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈیموکریٹس آر ان فیور آف پاکستان اور دا ریپبلکنز۔ ہوتا یہ رہا ہے، آپ دیکھیے کہ 1977 سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت ایک سو کالڈ جہاد تھا، پاکستان میں بھی جہادی نرسریاں تیار کی گئی افغانستان کے لیے، افغانستان کو جلال آباد فتح کرنا تھا۔ اینی ویز وہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی، بٹ تو اس وقت ہم نے ایک ہائرڈ گن کا کردار ادا کیا، امریکہ نے بھی ہمیں پیمپر کیا۔ اس کے بعد دیکھیں 9/11 ہوتا ہے تو پاکستان کو ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ ان دس ریجن، فیوچر اسٹریٹجی اینڈ ایجنڈا ان دس ریجن، دے ڈٹرمن امریکاز ریلیشن شپ ود پاکستان۔ یہ ڈیسائیڈ کریں گے امریکہ کے ریلیشن اور پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے۔ رانا کیسر صاحب، آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے، جہانگیر لودھی سے جانتے ہیں۔ جہانگیر، بتائیے گا پولنگ کا عمل کہاں کہاں شروع ہو چکا ہے اور کیا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ، کس کا پلڑا ابھی تک بھاری دکھائی دے رہا ہے اور سوئنگ سٹیٹس میں کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر بہت ارلی مارننگ کے اندر جو ہے پولنگ شروع ہوئی ہے،
और यहाँ पर जो कह लें कि अर्ली बर्ड जो है वो यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी वोटिंग का सिलसिला जो है वो काफ़ी स्लो है। और देखते हैं कि अब दिन के औकात के अंदर जब थोड़ा सा सूरज निकलता है तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है। लेकिन देखने में यही आया कि इस मर्तबा अर्ली वोटिंग्स के अंदर लोगों ने काफ़ी वोट कास्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अब रेगुलर जो आज का दिन है वोटिंग का, उसमें लोगों की कुछ तादाद कम है, लेकिन ये तादाद जो है वो 10-11 बजे के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त काफ़ी सुबह का टाइम है यहाँ पर न्यूयॉर्क फ्लशिंग के अंदर। और इस मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि यहाँ पर एक स्कूल है और इस स्कूल के अंदर उन्होंने वोटिंग का यहाँ पर सिलसिला शुरू किया है। और कोई जो है यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है। जी जहांगीर, बताइएगा, स्विंग स्टेट्स का बहुत किरदार रहता है, वहाँ के हवाले से क्या रुझान आप देख रहे हैं? किन के वोटर्स की तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है और वोटर्स का क्या रद्दमल है, क्या कहना है, किसकी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? इस वक्त पेंसिल्वेनिया जो है वो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर 19 इलेक्टोरल वोट हैं और यहाँ पर दोनों कैंडिडेट जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है वो इस पेंसिल्वेनिया को फतेह करने के अंदर लगे हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट जो है उनको किसी तरीके से हासिल किया जाए। कल दोनों उम्मीदवार जो थे वो पेंसिल्वेनिया के अंदर मौजूद थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि पेंसिल्वेनिया के जो वोट हैं उनको हासिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मिशिगन जो है वो भी काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि मिशिगन के अंदर अरब मुस्लिम जो लोग हैं उनकी काफ़ी तादाद जो है वो वोट करती है और ये बैक एंड फोर हो रहा है यहाँ पर मिशिगन के अंदर कि पहले उन्होंने ये मिशिगन जो है वो डेमोक्रेट का गढ़ है, लेकिन इसी वजह से मुस्लिम जो वोटर्स थे वो डेमोक्रेट से कमाला से नाराज़ हो गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वादा किया कि हम आपको वोट करेंगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर दोबारा उन्होंने पलटा खाया और उनमें से काफ़ी सारे लोग जो थे वो जो है वो डेमोक्रेट की तरफ फिर दोबारा से चले गए। तो कल दोबारा से जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने मिशिगन का दौरा किया और उनकी पूरी कोशिश थी कि मिशिगन के भी जो 15 इलेक्टोरल वोट हैं उनको किसी तरीके से हासिल करें। तो इस वक्त बैटलफील्ड जो है वो आप कह सकते हैं कि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया है, जहाँ के पेंसिल्वेनिया के 19 के इलेक्टोरल वोट हैं और जो मिशिगन के 15 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। तो यहाँ पर अभी देखें कि कल तक के सर्वे जो थे या आज तक के सर्वे जो थे उसमें तो 50-50 मार्जिन है और दोनों उम्मीदवार जो हैं वो कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखें शाम को क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अनडिसाइडेड वोट जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं और वो लोग जो कि जिन्होंने अभी तक माइंड नहीं बनाया था वो आज पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जो है वो मैदानी जंग है और आपसे मज़ीद भी अपडेट्स हम लेते हैं हवाले से और आपको बताते चलें कि इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो कुछ रियासतों में शुरू हो चुका है और अभी जो है तादाद वोटर्स की इतनी ज़्यादा नहीं देखी जा रही, क्योंकि सुबह का वक्त है और शाम में कहा जा रहा है कि वोटर्स की तादाद में इजाफा होगा और तमाम तर नज़रें जी इस इलेक्शन पे जमी हुई हैं। देखना यह है कि सदर के ओहदे पर कैमला हैरिस आती हैं या फिर ट्रंप आते हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर बात हो रही है स्विंग स्टेट्स की। तो ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं जी जिन पे सबने नज़रें जमाई हुई हैं। जैसा कि बता भी रहे थे तमाम हमारे मेहमान कि जी इसमें मिशिगन स्टेट है, उसके 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं, पेंसिल्वेनिया है उसके 19 हैं, वर्जीनिया है और बैटलफील्ड जो है देख रही थी कि पेंसिल्वेनिया जो है इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। दोनों की कोशिश है कि वहाँ से वोट जो है इलेक्टोरल वोट वो हम गेन कर सकें। तो अब लेट्स सी के कौन इंतखाबात में जीतता है, क्योंकि दोनों की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग मुहिम चलाई गई है। दोनों जो ट्रंप का जो थोड़ा बिहेवियर है वो एग्रेसिव कहा जाता है और ये भी सुनने में आ रहा था कि उनकी जो है वो तारीख के सबसे जो है ना उम्र रसीदा जो सदर होंगे उम्मीदवार जो होंगे।
تو بائیڈن کے بعد ان کی اس بات پر بھی زیادہ نوٹس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فاروق مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. فاروق مرزا صاحب، الیکشنز کو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے؟ اور خاص طور پر اگر پرفارمنس دیکھی جائے بائیڈن حکومت کی اور اس کا کمپیریزن کیا جائے 2016 میں آنے والی ٹرمپ حکومت کے ساتھ، تو آپ کا کیا کمپیریٹیو انالیسس ہوگا اس پر؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ اس وقت سچویشن ہے یو ایس الیکشن میں. اس وقت پورا امریکن کمیونٹی، ایتھنک کمیونٹی، مسلمان کمیونٹیاں، وہ ساری جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہے. جو ایک تاثر تھا کہ جو خلیج میں جو اس وقت ڈیمولیشن ہو رہی تھی، وہاں ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس کا شاید اثر امریکی پالیٹکس پہ پڑے گا، وہ ہرگز نہیں پڑا. ہم نے دیکھا کہ جو مشیگن، ابھی ہمارے دوست بات کر رہے تھے، وہاں جو رخ تھا مسلمانوں کا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہوا. اور پھر اس کے بعد کاملا ہیرس نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور انہوں نے جب اسرائیل پہ 2-4 سخت بیانات دیے تو وہی مسلمان جو ہیں وہ ان کی طرف واپس آئے. اب اسی مشیگن میں جو اس وقت کاملا ہیرس جو ہے وہ لیڈ لے رہی ہیں، 48% اور 46% جو ہیں ٹرمپ لے رہے ہیں. ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ ان میں سے کون جیتے گا. جو اس وقت جو لوگ مائنڈ سیٹ جن کا ہے یا سوچ ہے، وہ ہیں لاسٹ منٹ ڈیسیجن ووٹرز. یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون جیتے گا. اب ہمیں جو امریکہ کا جو الیکٹورل کالج سسٹم جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو سوئنگ اسٹیٹ ہیں جن کو پرپل اسٹیٹ کہا جاتا ہے، کہ یہ 7 تھی، اب اس میں آئیوا بھی شامل کر لیا گیا ہے. اب آئیوا میں یہ صورتحال ہے کہ جو لوکل جو ایشوز ہیں جن میں امیگریشن اور ابارشن، اس میں صرف ایریزونا میں آپ دیکھیں کہ 54% خواتین جو ہیں وہ کاملا ہیرس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، اور 29% جو ہیں وہ بائیڈن کے ساتھ، اس کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ. اب جو یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، ان میں سوائے نارتھ کیرولینا کے جو پہلے جو الیکشن تھے 2020 کے، اس کے اندر ان 7 اسٹیٹ میں سے ایک اسٹیٹ نارتھ کیرولینا میں جو ہے وہ ٹرمپ جیتا تھا. باقی ساری جو ہیں ان اسٹیٹس میں وہ بائیڈن جیت گیا تھا. اب ایک تو یہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں جن کو پرپل اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، لیکن ان میں جیتنا ہی کافی نہیں ہے. جو الیکٹورل کالج سسٹم جو ہے وہ اس میں کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جن کا سائز اور پاپولیشن کے حساب سے ان کے پوائنٹ ڈفرینٹ ہیں. اب میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ 538 الیکٹورل ووٹ ہے، اس میں 270 آپ کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ حاصل کرنے ہیں. اب جتنا بھی فوکس ہے وہ یہ پرپل اسٹیٹس پہ ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت، یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے، اور بریک کے بعد پھر سے کنٹینیو کریں گے. معاملہ ہے دیکھنا یہ کہ انتخابات کون جیتا ہے، اس پر مزید بات کرتے رہیں گے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک. اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکی صدارتی انتخابات کے لیے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. 6 مختلف زونز کے اندر یہ ووٹنگ ہو رہی ہے. کچھ جگہوں پر ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد کچھ مزید جگہوں پر، کچھ مزید ریاستوں میں بھی ووٹنگ شروع ہو جائے گی. کیا ہو سکتا ہے، کون نیا صدر بن سکتا ہے، اس کے بعد پالیسی شفٹ کیا آ سکتا ہے، کس کی پرفارمنس کیسی رہی اور کس نے اچھا پرفارم نہیں کیا، اور کس نے پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی حاصل کر لیے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم ہماری ڈپٹی بیورو چیف غزالت نورین نے سابق سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب سے بات کی ہے. پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. سابق سیکریٹری خارجہ ایمبیسڈر جوہر سلیم، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کو اس وقت ہیڈ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اور ویری کوئکلی ہم اپنے کویشچنس کی طرف آئیں گے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ پہلی خاتون صدر کو منتخب کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے؟ جی، اس وقت بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا یہ الیکشن. بلکہ آج جب کیونکہ وقت کا اس وقت فرق ہے امریکہ اور ہمارے درمیان، یہاں پہ شام ہوگی تو وہاں پہ لوگ ووٹ ڈالنا شروع کریں گے. لیکن میں یہ بتانا چلوں کہ ابھی تک وہاں پہ تقریباً 8 کروڑ ووٹ، جو کہ ٹوٹل جو ووٹ ڈالے جائیں گے اس کا تقریباً آدھا حصہ ہے، وہ آلریڈی ڈالے جا چکے ہیں، جس کو وہ ارلی ووٹنگ کہتے ہیں یا بیلٹ ووٹنگ کہتے ہیں. تو اس میں ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا نیک ٹو نیک ہے. اس وقت بہت ہی کلوز ریس ہے.
मसला ये नहीं कि अमेरिका से एक खातून सदर के लिए तैयार है कि नहीं, मसला ये है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है ये पिछले 2 सालों में दोबारा से। उसकी वजह से इस वक्त कोई भी होता, बेशक वो एक मर्द कैंडिडेट ही होता डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, उनको भी इसी मुश्किल का सामना होता। तो अभी जो हम देख रहे हैं इस वक्त ट्रंप का पल्ला थोड़ा सा भारी है, अगरचे बहुत ही क्लोज इलेक्शन है ये। सर आपने जिक्र किया कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं, मुझे बताइएगा कि क्या मंजरनामा देख रहे हैं अगर ट्रंप जीत जाते हैं और इसके साथ ही अगर कुमला जीत जाती हैं तो क्या वो बाइडन की उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगी जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिका की को इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रेशर का, एक दबाव का सामना है। तो अगर कुमला जीत जाती हैं तो क्या वो उस प्रेशर को लेकर आगे चल पाएंगी, मजीद उन पॉलिसीज़ को आगे जारी रख पाएंगी? और अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो उसके आप क्या असरात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर तो कमला जीतती हैं तो वो बिल्कुल बाइडन की पॉलिसीज़ को ही आगे चलाएंगी। और वो पॉलिसीज़ क्या है, उसमें 2-3 नुमायां चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो जो यूरो अटलांटिक अलायंस जिसको हम कहते हैं, नेटो जो है, जिनकी यूरोप के साथ जो उनका एक अलायंस है बहुत ही ज़्यादा मजबूत और वो जंग अजीम दोम के बाद से है, उसको वो मज़ीद लेके आगे चलेंगी, उसको और पहले से भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगी। यूक्रेन वॉर में उनका क्लियर स्टांस है, वो पूरी मदद जो उनसे इसी तरह यूक्रेन की करती रहेंगी रशिया के खिलाफ। ट्रंप की पॉलिसीज इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। वो यूरो अटलांटिक जो अलायंस है उसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते, नेटो को भी वो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। सर आपने बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया। इसके साथ ही एक और बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त उठता है वो ये है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, फ़लस्तीन का मसला दुनिया भर में इस वक्त मौज़ूए बहस है, नहायत अहमियत का हामिल है। ट्रंप और कुमला दोनों के जीतने की सूरत में आप क्या देखते हैं कि क्या इनमें से कोई भी मशरिक़ वस्ता की में अमन की सूरत हाल को कायम रखने में उनकी पॉलिसीज़ कितना मुआविन साबित होंगी? और इसके साथ ही अभी तक की जो इनकी अपनी सामने आई हैं जितनी भी पॉलिसीज़ के हवाले से बताया गया है, क्या मसला फ़लस्तीन को हल करने की जानिब जा पाएंगे? ये मसला फ़लस्तीन जो है मसला कश्मीर की तरह एक ज़ाहिर है 70 साल पुराना मसला है और उसको हल करना कोई इतना आसान नहीं। बहुत से जो डेमोक्रेट सदर थे उन्होंने कोशिश भी की। मिसाल के तौर पे जो लास्ट सबसे ज़्यादा कोशिश की गई थी ओबामा के दौर में भी हुई, उससे पहले क्लिंटन के दौर में बहुत ही वो क्लोज पहुँच गए थे इसके ऑलमोस्ट। लेकिन वो जो है यहाँ तक कि इजरायली कैबिनेट ने वो जो उनका ड्राफ्ट था उसको अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में दूसरी साइड से, लेकिन वो ज़ाहिर है कोई ऐसा ड्राफ्ट था जो फ़लस्तीनियों के हक़ में इतना नहीं था। लेकिन उसके बाद से फिर इतनी सीरियस कोशिश नहीं हुई। अभी बाइडन ने एक कोशिश की थी कि एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन हो जिसमें कि सऊदी अरब जो है और इस तरह के अदर जो ज़्यादा अहम मुसलमान मुल्क हैं उनके साथ इजराइल का एक तस्फिया करवा दिया जाए, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी वो कायम हो जाएं, नॉर्मलाइज हो जाएं ताल्लुकात। लेकिन वो इस तरह से कि जो फ़लस्तीन का मसला है उसके भी साथ साथ उसमें कोई हल निकले, एक रास्ता निकले आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का, जो कि जो है जो कि उन इलाकों पे मुनसर हो जो 1967 में इसराइल ने जिन पर कब्ज़ा किया था, तस्वीर कर लें। सर फाइनली मेरा लास्ट क्वेश्चन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स कौन पाकिस्तान का ज़्यादा हामी है? देखें ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल तारीखी तौर पे हम देखते हैं कि जब भी रिपब्लिकन इन पावर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात थोड़े बेहतर रहे हैं जो ना डेमोक्रेट्स के मुकाबले में। ये जनरली एक ट्रेंड था, हालांकि हमेशा नहीं हुआ, कैनेडी के दौर में थोड़ा मुख्तलिफ भी था, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ। अच्छा, लेकिन पिछले साल कोई 5 या 10 साल में मैं कहूँगा ये मंजरनामा तब्दील हो चुका है। अब ये है कि इंडिया की पॉलिसी जो कि एक बाई पार्टीजन है, मतलब ये कि दोनों पार्टीज उसको शेयर करती हैं इस व्यू को, इस नुक्ते नज़र को कि हिंदुस्तान उनके लिए ज़्यादा अहम है। तो इस खत्ते में अब वो इंडिया को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो जो एक सो कॉल्ड उन्होंने जो है ना जो इंडो पैसिफिक की पॉलिसी भी बनाई है जिसमें कि वो उनकी कोशिश ये है कि इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए उसको कंटेन करने के लिए या उसका काउंटर वेट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम ने कहा कि जी रिपब्लिकन्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं और डेमोक्रेट जो है भारत की तरफ, लेकिन ये रुझान ख़त्म होता नज़र आ रहा है, अब ये रिवायत नहीं रही है। खैर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फारूक मिर्ज़ा साहब से। फारूक साहब आपकी जानिब दोबारा आऊँगी, कहिएगा जैसे कि जौहर सलीम साहब ने भी कहा कि अगर
कैमला जीतती हैं तो वो बाइडन की पॉलिसी को आगे लेकर चलेंगी, लेकिन अगर हम बाइडन का दौर देखते हैं तो शरह सूद में भी इजाफा रहा, महंगाई में भी इजाफा रहा, उन्होंने मुतनाज़ पॉलिसीज़ भी दी, तो अगर इसी तर्ज अमल पर चलती रहीं तो क्या कैमला हैरिस मौजू सदर हो सकती है अमेरिका के लिए? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सूरत हाल है। बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने ये बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त दरअसल जो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। ये जो खलीजी ममालिक में अभी जो टेंशन है, ये अभी ईरान के साथ अभी एक जंग की सूरत हाल है, और इसके अलावा दीगर जो नेबरिंग कंट्री हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बेसिकली एक बड़ा प्लान है, एक 20-25 साल प्लान है। अगर आप थोड़ा सा अभी जिक्र हुआ कि इंडिया के साथ अमेरिकन उनका ज़्यादा झुकाव है, तो वो आपने देखा कि एक ऐलान हुआ था अभी 2-3 साल पहले कि एक कॉरिडोर जो है वो निकालना चाहते हैं इंडिया से बहरीन, इजराइल, फिर वहाँ से यूरोप। तो ये जितनी भी डेमोलेशन अभी हो रही है खलीजी ममालिक में, ये कुछ देर बाद ये थोड़ा सा ट्रूस होगा, फिर इसके अंदर लॉन्ग टर्म एक पीस ट्रीटी होंगे, फिर वो ये कॉरिडोर का आगाज़ करेंगे। ये तो एक प्लान है। इससे कामला हैरिस हो या ट्रंप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिकन पॉलिसी बिल्कुल चेंज नहीं होती। अब यहाँ ट्रंप की बात करते हैं। अगर ट्रंप जीत जाता है तो वो पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए बिल्कुल वो हमारा कोई फेवरेट कैंडिडेट नहीं है। ट्रंप ने मुसलमानों के साथ बहुत ही ज़्यादतियाँ की, उन्होंने डिपोटेशन की। अभी उसने एक नया ऐलान किया है कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक डेपोटेशन मैं करूँगा जिस तरह मैं आऊँगा। उसमें जो सिटीज़न हैं उनके बच्चों को भी वो जो ऑटोमेटिक जो वो सिटीज़न बन जाते हैं, उसने कहा वो भी स्टॉप करूँगा। अब पाकिस्तान के हवाले से आप देखें कि जब ट्रंप जब आया था, उसने आते ही कहा था कि मैं बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हूँ और मैं पाकिस्तान को आई विल टीच अ गुड लेसन। तो फिर उसने $1.3 बिलियन की जो कोलिशन मिलिट्री कोलिशन सपोर्ट थी वो उसने बिल्कुल बंद कर दी, और 300 मिलियन का एक और जो ट्रेनिंग जो हमारे फौजियों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम था वो भी उसने, हत्ता कि जो मिलिट्री एकेडमीज जो हैं अमेरिकन उनमें भी उनका दाखिला बंद किया। फिर उसने क्या किया कि चाइना को हैमर करना शुरू किया। जो रोड एंड बेल्ट जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली सी पैक उससे काफ़ी मुतासर हुआ। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर उस प्रेशर से फिर वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी सारा वो नुकसान भी पहुंचाया। बिल्कुल फारूक साहब, आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। मिशिगन स्टेट में इस वक्त हमारे नुमाइंदे शफकत सिंधु ने भी ज्वाइन कर लिया है। शफकत, मिशिगन भी बड़ी अहम स्विंग स्टेट है, तो यहाँ पर क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है, किसकी हवा चली हुई है, और ये जो स्टेट है वो क्या डिसीजन देने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। डिसीजन के लिए तो सारा अमेरिका ही इंतज़ार कर रहा है, और इसलिए अब अगर हम कबल डिसीजन का ऐलान कर देंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इस स्विंग स्टेट ने अभी तक यानी कल तक की जो अर्ली वोटिंग जब तक खत्म नहीं हुई तब तक तो कामला हैरिस को सपोर्ट किया है, और यानी 2% जो है वो आगे रही हैं, और दिन तक जो है वो 48 पे और जो है 46 पे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, 48 पे रही हैं कामला हैरिस। और ये ऐसी स्विंग स्टेट है, ये वाकई इस दफा स्विंग करने जा रही है, क्योंकि आखिरी 2 दिन जो थे कैंपेन के वो दोनों उम्मीदवारों ने मिशिगन को नहीं छोड़ा और यहाँ पर अपना जो है वो आखिरी जोर तक लगाया है। 7.5 मिलियन जो है वो रजिस्टर्ड वोटर है यहाँ पर, जिनमें से 3.6 मिलियन जो है वो अर्ली वोटिंग में ही वोट कास्ट कर चुके हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स की जो यहाँ से उम्मीदें हैं वो ये हैं कि एक मिथ है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो अर्ली वोटिंग में ज्यादा हिस्सा लेते हैं और रिपब्लिकन जो है वो अपनी पावर शो के लिए आखिरी दिन का इंतखाब करते हैं। तो ये आज यहाँ पर नजर आएगा शाम 8 बजे के बाद कि जो है वो इस स्विंग रियासत ने जो अर्ली वोटिंग की एक जो सूरत हाल नजर आई थी जिसमें कामला हैरिस जो है वो आगे नजर आ रही थी, क्या उसको स्विंग किया है या नहीं किया है। ठीक है, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है। अच्छा राना कैसर साहब, आपके जानिब आएंगे हम। सर, आप ये
آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ پچھلے 3 ٹرم سے الیکشن لڑے ہیں. 2016 میں ہلری کو انہوں نے ہرا دیا, پھر اس کے بعد 2020 میں وہ خود ہار گئے, اور 2024 میں اب کیملا ہیرس. دوسری خواتین کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اب یہ جو سخت مقابلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. ریپبلکنز کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کوئی اور اسٹرانگ امیدوار ہی نہیں ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کتنی اسٹرانگ پوزیشن پر ہے؟ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے وہ ہلری کلنٹن کے اس وقت مقابلہ کیا, اس کے بعد ابھی وہ کیملا ہیرس کے ہے کہ پرہیپس ہی بیکمز دی فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز اگینسٹ 2 ویمن. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ابھی, جیسے ہمارے امبیسڈر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھی امریکہ سے بات کر رہے تھے کہ پچھلے 2 سالوں میں اس کی پاپولیرٹی بہت آ گئی. اس کی ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ جو بائیڈن کی جو پالیسیز تھی وہ ناکام ہوئیں, بری طرح ناکام ہوئی. پیپل ریجیکٹڈ ان امریکہ اینڈ آؤٹ سائڈ امریکہ آلسو. تو ایک تو یہ بنیادی فرق ہے کہ اوور آل جو گراف ہے پاپولیرٹی کا ڈیموکریٹس کا وہ بہت نیچے گیا, بڑی تیزی سے نیچے گیا. تو ایک چیز اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس, اور ان سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو کس نے زیادہ پاکستان کا ساتھ دیا, تو دیکھیے یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب 1997 میں سوویت انویژن آف 1979 میں سوویت انویژن آف افغانستان ہوتی ہے تو اس وقت جمی کارٹر ایک ڈیموکریٹ تھے اور ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ انویژن ہوئی اس کے بعد رونلڈ ریگن آگے تھے, اس کے بعد سینئر بوش آئے 8 سال کے لیے. تو ریپبلکنز جب بھی اقتدار میں آئے ہیں تو وہ ہسٹری آپ کے سامنے. پھر 9/11 کے وقت سینئر بوش کے بیٹے جارج بوش تھے پریزیڈنٹ آف امریکہ, تو وہ ریپبلکن تھے. تو کوئنسیڈنٹلی ایسا ہے کہ ریپبلکنز جو ہے اس وقت وہ اقتدار میں تھے جب اس خطے کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی اور پاکستان کی ضرورت تھی. تو دیٹ واز بائی ورچو آف دیٹ ریزن کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے. ادروائز کوئی لو لاس نہیں تھا ایسا کہ وہ جی ریپبلکنز جو ہیں وہ ڈیموکریٹ سے زیادہ پاکستان کو چاہتے ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہے وہ کم چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اٹ آل ڈیپینڈز آن دی امریکن پالیسی اینڈ ایجنڈا. سب ڈیپینڈ کرتا ہے امریکن پالیسی پہ. رانا کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار, اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے کوکب فرشوری اور فاروق مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ جہانگیر لودھی ہمارے نمائندے نیو یارک سے ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے. شفقت سندھو نے بھی ہمیں اپڈیٹس دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. کل پھر حاضر ہوں گے اور آپ سے تجزیہ لیں گے, دیگر ماہرین کو بھی شامل گفتگو کریں گے. ابھی دیجیے اجازت, اللہ حافظ.